हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास सरस्वती भाद्राजुर में। अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर नंबर 14 चल रहा है अपना। चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 10 क्लास 9th का साइंस वाला जो पोर्शन है। चैप्टर का नाम प्राकृतिक संपदा यही था। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 9th क्लास का 14वां चैप्टर और उसका पार्ट नंबर 10। 9 पार्ट हमने बना लिए, 10वां पार्ट है इसका। चैप्टर का नाम प्राकृतिक संपदा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कुछ आपको याद है? ह्यूमस के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी में ह्यूमस क्या है, खनिज तत्व क्या होते हैं, क्या क्या मिट्टी में वो काम कर सकते हैं खनिज तत्व, ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। भूमि प्रदूषण के बारे में भी हमने पढ़ा, जो मेन मुद्दा था हमारा। भूमि प्रदूषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। भूमि प्रदूषण के बाद में भी हमने मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कंडीशन पढ़ी थी। उसी से संबंधित कुछ आगे चीज़ें पढ़ते हैं, उससे से रिलेटेड। तो एक बार बच्चों पीछे वाला देख लो कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे कारक जिनको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। मिट्टी को मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि होती है, क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। क्योंकि पत्थरों पर अच्छी खासी फसल नहीं होती, मिट्टी पर ही अच्छी खासी फसल होती है। तो मिट्टी यदि चली जाएगी तो आप उसे क्या कहोगे कि मिट्टी का हमने नुकसान कर दिया, हमने एक प्राकृतिक संपत्ति को खो दिया है। तो इसी से आगे के कुछ क्रियाकलाप हैं, उस पर हम अच्छे से ध्यान देते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये क्रियाकलाप 14.11। तो डियर स्टूडेंट आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपन समझते हैं इसको क्या कहा जा रहा है इसमें। एक ही तरह की 2 ट्रे लें, एक जैसी होनी चाहिए, दोनों ट्रे ले लें और उन्हें मृदा से भर दें, उसे मिट्टी से भर देंगे। एक ट्रे में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने का पौधे रोप दें। धान चावल शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। एक में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने के पौधा रोप दें और दोनों ट्रे में तब तक, दूसरे में क्या रोपना है? चावल या कोई भी एक हरा चना, और पहले में सरसों या मूंग। ठीक है स्टूडेंट। और दोनों ट्रे में तब तक जल दें जब तक कि जिस ट्रे में पौधा रोपा गया है वह पौधे की वृद्धि से ढक न जाए, वह पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। यह सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुके हों। 2 ट्रे ले ली और दोनों ट्रे में आपने प्लांट लगा दिए अलग अलग, और फिर दोनों में पानी डाल रहे हो, और पानी तब तक डालते रहो जब तक कि जो पौधा है वो ट्रे को कवर ना कर ले, यानी ट्रे पूरी तरीके से ढक जाए। किससे? पौधे से ढक जाए। याद रखना कि दोनों ट्रे हैं वो एक ही कोण पर झुकी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी। दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह से डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए, और ऊपर से जब पानी को डाला जाए तो ऐसे डाला जाए कि पानी दोनों से बाहर निकल जाए। जैसे कि मैं आपको पहले चित्र बता दे रहा हूँ। ये चित्र देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पहली ट्रे है, ये दूसरी ट्रे है। पानी ऐसे डालो कि ये पौधे हैं वो जैसे खड़े थे वो नीचे की ओर झुक जाएं, और ये भी झुक जाएं यहाँ से, और मिट्टी किस में ज़्यादा और कम बाहर निकलेगी, ये चीज़ें हमें देखनी हैं। अब वापस आते हैं इस अपने मेन मुद्दे पर, पॉइंट पर। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। कितनी मिट्टी है वो ट्रे से बाहर गई है, और कैसी मिट्टी थी, वो पतली मिट्टी थी, वो बालू मिट्टी थी, वो दोमट मिट्टी थी, या वो चिकनी मिट्टी थी। तो उस मिट्टी का हमें अध्ययन करना है। क्या बहने वाली मृदा की मात्रा दोनों ट्रे में समान थी? क्या दोनों ट्रे में जो मिट्टी बाहर निकली वो बराबर थी? नहीं, अलग अलग मिट्टी होगी दोनों में। उसका क्या कारण है? क्योंकि मिट्टी एक जैसी नहीं थी। फिर से अगला पॉइंट, अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल डालें। ऊंचाई से डालना है, पहले तो पास पास से डाला, अब ऊंचाई से डालना है। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि बरसात हो।
जितना आपने पहले डाला उतनी ही मात्रा में जल 3 से 4 बार डालें। अब पानी को 3-4 बार डालो। अब मृदा की मात्रा का अध्ययन करें जो ट्रे से बाहर चली गई। क्या दोनों ट्रे में मृदा की मात्रा समान है? नहीं, ये समान नहीं होगी। तो मृदा किस बात पर निर्भर करेगी? मृदा का क्या नियम है? मृदा पानी के साथ बहकर जाएगी। मृदा है पानी के साथ बहकर चली जाएगी, लेकिन यदि मिट्टी थोड़ी कड़क है, थोड़ी कठोर है, थोड़ी दोमट कंडीशन की मिट्टी है तो वो पानी के साथ बहकर नहीं जाएगी। बालू मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाएगी। तो मिट्टी का कितना बड़ा रोल है। इस प्रयोग से हमें केवल यही समझाने का प्रयास किया गया है कि मिट्टी पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मिट्टी पानी या जल के तेज बहाव के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी चीज़ को या इसी बात को हमें एक हल्के से प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी तो अलग अलग प्रकार की कंडीशन में काम करना चाहेगी वो। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये देखिए एक्सपेरिमेंट के डायग्राम दोनों के। दूसरे वाले में मिट्टी ज़्यादा बह रही है, पहले वाले में कम बह रही है, क्योंकि पहले वाले की जड़ें मजबूत थी। उसका कारण पता है क्या होता है बेटा? क्योंकि याद है आपको, तो पहली ट्रे में हमने क्या लिया था? सरसों या मूंग लिया था। और दूसरे में क्या लिया था? दूसरे में हमने धान या कोई हरा चना लिया था। तो इसकी जड़ें हैं वो सोइल बाइंडिंग का काम करती हैं, मिट्टी को बांध के रखने का काम करती है। तो एक चीज़ और नया नाम आएगा, मृदा अपरदन। तो पानी के साथ या हवा के साथ यदि मिट्टी बहकर चली जाती है, इसी क्रिया को मृदा अपरदन या सोइल इरोजन कहते हैं, याद रखना। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा है। इस प्रयोग के बाद में कुछ आगे की चीज़ें भी पढ़ते हैं, देखते हैं प्रयोग के बाद में क्या लिखा हुआ है। नीचे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। पौधों की जड़ें मृदा के अपरदन इरोजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पौधे की जड़ें, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहने से रोकती हैं। यहाँ पर जो अपरदन शब्द है, अपरदन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाना, इसे हम अपरदन कहते हैं। तो मृदा का अपरदन कौन रोकेगा? मिट्टी को बहने से कौन रोकेगा? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को बहने से रोक देती हैं, यानी मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करती हैं। यही तो बताया है कि पौधे की जड़ें मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े स्तर पर जंगलों को काटना, जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, पूरी दुनिया जंगलों को काट रही है। इसमें किसी एक देश का नाम लेना गलत बात है। ये नहीं कह सकते इंडिया वाले जंगल काट रहे हैं। प्रत्येक कंट्री के जो लोग हैं, देशों के लोग हैं, विश्व स्तर पर जंगलों को काटा जा रहा है। न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है, बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। दुनिया में जो लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं। उससे एक तो जैव विविधता नष्ट हो रही है, कम हो रही है, जीवों की संख्या में जो भिन्नता है वो कम हो रही है। दूसरी, मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। मिट्टी बहकर चली जाएगी। अभी लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि पेड़ की जड़ें ही वो चीज़ होती हैं जो मिट्टी को रोक सकती हैं बहने से। बाकी ताकत नहीं है किसी में कि मिट्टी को रोक सकते हैं बहते पानी के आगे। पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रख सकती हैं, वो उनको बहने से रोक सकती हैं। तो यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जड़ें नहीं रहेंगी, तो फिर मृदा का अपरदन तो होगा। कहने का मतलब जो मिट्टी है वो एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो जैव विविधता नष्ट हो रही है, मृदा का अपरदन हो सकता है। यदि पूरे विश्व के लोग यदि पेड़ को इसी तरह से काटते रहेंगे तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि समझदार को और सबको यही पता है कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें केवल पेड़ पौधों से मिलती है। तो फिर क्यों हम पेड़ पौधों को मारें या काटें? तो पेड़ पौधों को काटने का मतलब तो अपने ही जीवन पर कुल्हाड़ी मारना है। हम पेड़ पौधों को काटकर अपना ही जीवन खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन मनुष्य स्वार्थी प्रकृति का है, तो वो पैसे कमाने के चक्कर में पेड़ों को काट देता है। उसे ये नहीं पता कि यही पेड़ हमें ज़िंदा रखते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को पेड़ काटने से बचाएं।
पेड़ न काटे, कोई काटे तो उसे कहें, उसे समझाएं, उसकी शिकायत करें, क्योंकि वैसे पेड़ को काटना एक कानूनी अपराध है। हम हरे पेड़ों को नहीं काट सकते। यदि पेड़ सूख गया है, ठूंठ बन गया है तो कोई बात नहीं, वो काट लो, लेकिन हरे पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा, पेड़ों के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है? ऊपरी मृदा। अपर्दन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। ऊपरी मिट्टी तो वो तेज़ गति से हट जाएगी। ये पहाड़ों और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं वहाँ पर पहाड़ों का पानी निकलता है झरने के रूप में, तो उस पानी में ऊपरी मिट्टी जो है, ऊपर की मिट्टी वो तो बहकर चली जाएगी, ये बात तो माननी है, लेकिन नीचे की मिट्टी नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे की मिट्टी जड़ों से बंधी हुई है। तो कितना फ़ायदा होता है, नीचे की तो बचेगी, ऊपर की तो हर हाल में जानी ही जानी है। लेकिन ऊपर की मिट्टी भी किन क्षेत्रों में जाएगी? जिन क्षेत्रों में पहाड़ और पर्वत ज़्यादा हैं। ये पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है, यानी तेज़ गति से ऊपरी मृदा चली जाती है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया, मृदा अपरदन को रोकना बहुत कठिन है। हम इस क्रिया को रोक नहीं सकते। तो एक तो स्टूडेंट मृदा अपरदन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो क्या हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। ऊपरी मृदा को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो पानी के साथ बहकर जाएगी, वो जाएगी ही जाएगी। तो हम किसको रोक सकते हैं? नीचे वाली मिट्टी को। नीचे वाली मिट्टी को कैसे रोकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, प्लांटेशन करके। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति, ऊपरी जो पेड़ पौधे हैं वे भी कुछ हद तक वाटर को बहुत गहराई में जाने से रोक लेते हैं, पानी को बहने से भी रोक लेते हैं। तो हर एक प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए, जल के लिए, मिट्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो मिट्टी को बहने से रोकते ही रोकते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, हमारा भोजन तैयार करते हैं। और वही नहीं रहेंगे तो फिर प्रकृति में तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी का ये एक कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, लोग पेड़ न काटें, जो लोग पेड़ काटते हैं उनको समझाएं। ये हम सबका एक कर्तव्य बनता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इतना जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखिए। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। पहला प्रश्न, मृदा निर्माण किस प्रकार होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? लास्ट के वीडियो में या कल के वीडियो में देखो बेटा, जो चैप्टर नंबर 14 का जो 8वां पार्ट है उसमें मिट्टी निर्माण की पूरी प्रक्रिया बताई गई थी। मेरे पास वो पन्ना पड़ा है, मैं एक बार देख रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ आपको। ये कुछ याद है आपको? चैप्टर नंबर 14 का जो 9th पार्ट था, ये वाला, ये देखिए, इसमें मिट्टी निर्माण बताया गया ना कैसे होगा। देख लीजिए आप इसको एक बार दोबारा। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में जल सहायक है, वायु भी सहायक है, सूर्य या कुछ जैविक कारकों में लाइकेन, मोस, बड़े पादप, जड़ें, और यही चीज़ें हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ी थी। यही हमारा सवाल है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण पानी से भी होगा, वायु से भी होगा, सूर्य से भी होगा। कैसे कैसे होता है, याद है कुछ? सूर्य से कैसे होगा? सूर्य का जब तेज प्रकाश चट्टानों पर पड़ता है तो वे चट्टानें फैल जाती हैं, रात के समय में चट्टानें वापस सिकुड़ जाती हैं, तो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, तो चट्टानों से फिर मिट्टी बन जाती है, छोटे छोटे पत्थर। वायु है वो तेज़ गति के साथ में इन कणों को बहाकर ले जाती है, तो कण टकराते हैं तो फिर छोटे कण बन जाते हैं। जल भी ऐसा ही करता है, अपने साथ पानी को, मिट्टी के कणों को बहाकर ले जाता है, तो बड़े कण आपस में टकराकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, तो मिट्टी बन जाती है। जैविक कारकों की बात करें तो लाइकेन एक ऐसे तरल पदार्थ का स्त्राव करते हैं पत्थरों पर, जिससे कि पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं, सूक्ष्म रेत के कण बनते हैं। बड़े पादपों की जड़ें हैं वो दरारों में चली जाती हैं, तो उन जड़ों के कारण दरारें से वो पत्थर है वो टूट जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के बन जाते हैं, जिससे धीरे धीरे मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एट लास्ट मिट्टी बनने की प्रक्रिया के 4 बड़े कारण जल,
वायु, सूर्य और जैविक कारक। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, मिट्टी बनने के ये 4 कारण हैं। वापस अपने क्वेश्चंस पर आते हैं हम। पहला प्रश्न कौन सा था? मृदा या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लास्ट वीडियो में पूरा हमने यही पढ़ा था और इसमें भी थोड़ा सा हमने शॉर्टकट उसको दोबारा से रिवाइज किया है। सेकंड क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन को अंग्रेजी में बोलते हैं सोइल इरोजन। मृदा अपरदन, देखो मिट्टी का पानी या हवा के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, यानी मिट्टी का बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मिट्टी का बहाव या मिट्टी का स्थानांतरण ही सोइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी बहकर चली जाती है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। तीसरा सवाल, अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? क्या आप मिट्टी को बहने से रोक सकते हो? तो आपके पास में कौन से उपाय हैं? या मृदा अपरदन को कम करना या मिट्टी को बहने से रोकना, इसके लिए क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे बढ़िया जो इसमें है वो है पादप कर सकते हो आप, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा को अपरदन को रोक सकते हैं। एकमात्र सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितनी ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन को रोकेंगे। कैसे रोक सकते हैं पेड़? क्योंकि पेड़ की जड़ें हैं वो सोइल बाइंडिंग का काम करती हैं, मृदा के कणों को बांधने का काम करती हैं। तो उसमें ऊपरी मृदा तो बहकर चली जाएगी, लेकिन बाकी जो नीचे की मृदा वो बच जाती है। तो हमारे पास केवल एक यही उपाय है कि वृक्षारोपण जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाएंगे, मृदा के अपरदन को उतना ही कम किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला जो इसमें टॉपिक बन रहा है जैव रासायनिक चक्रण। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। बायोकेमिकल साइकिल क्या कहेंगे इसे? बायोकेमिकल साइकिल का नाम दिया जाए। या बायोलॉजिकल कह सकते हो, जैविक कहे तो बायोलॉजिकल कह दो। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल या बायोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, देखो जैव जीवों के द्वारा, किसका चक्कर? रसायनों का। जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं। केमिकल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ गैसों भी हैं, कुछ लिक्विड हैं, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, वाटर है, पानी है। तो ये किस प्रकार से पृथ्वी में और प्रकृति में बने हुए हैं, इसी पर हमें चर्चा करनी है। तो अगले टॉपिक का क्या नाम है? जैव रासायनिक चक्र। यानी ऐसे कौन से रसायन हैं जिनका उपयोग बार बार होता है, वो एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं, उन्हें हम ऐसे चक्रों को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो या ये भी कहा जा सकता है कि सजीवों के द्वारा चलाए गए ऐसे चक्र जो लगातार चलते रहते हैं, उन्हें जैव रासायनिक चक्र भी कह सकते हैं। ये भी तो एक मुद्दा रहता है इसके अंदर। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटक। पहले तो इन दोनों शब्दों को समझो। वायुमंडल के या जैवमंडल के या पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। एक जैविक घटक जो जिंदा है, जैसे कि सारे पेड़ पौधे, सारे जंतु जानवर, मनुष्य, सब ये जैविक घटक है। अजैविक घटक कौन से हैं? जो चल नहीं सकते, जो जिंदा नहीं है, जैसे कि पत्थर, पहाड़, मिट्टी, जल, गैसें, ये अजैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटक समझ गए? नहीं समझे हैं तो आप लिख सकते हैं। जैविक घटक क्या हैं? सभी पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु। अजैविक घटक क्या हैं? भूमि है, मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, जल है, बादल हैं, गैसें हैं, सूर्य का तापमान है, हवा है, ये सारी चीज़ें क्या है? अजैविक घटक। तो इन दोनों के बीच में तो संबंध है ना। जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य
जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो संबंध है, जो सामंजस्य है, वही जैव मंडल को गतिशील बनाता है और वही उसको स्थिर बनाता है। यानी स्थिर भी इसी के कारण होता है और गतिशील भी इसी के कारण रहता है। तो जैसे कि कोई भी सजीव हो बिना पानी के, बिना ऑक्सीजन के, बिना सूर्य के प्रकाश के जिंदा नहीं रह सकता, तो सजीव और निर्जीव के बीच में आपस में संबंध है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच, यानी सजीव, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में किसका स्थानांतरण होता है? पदार्थ का या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो संतुलन को बनाए रखती हैं। तो ऐसा कौन कौन से जो चक्र हैं जो हमारे जीवन को या वायुमंडल को या जैवमंडल के चक्रों को लगातार बनाए रखते हैं। उसमें एक होगा जलीय चक्र, उसका हमें वर्णन पढ़ना है। दूसरा नाइट्रोजन चक्र, फिर सल्फर चक्र भी आता है, फास्फोरस चक्र भी होता है, इसमें कार्बन चक्र भी होता है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है। तो ये चक्र है वो एक एक करके हम अगले जो क्लास होगी हमारी उसमें अपन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि वास्तव में जैव रासायनिक चक्रण होते क्या हैं। तो क्या समझे बच्चों, बताना एक बार। वातावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके बीच के रिलेशन की बात की जा रही है। एक नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जैविक घटक, और दूसरा थोड़ा सा दूर मैं लिख दे रहा हूँ अजैविक घटक। अजैविक घटक जैसे कि पानी मान लिया मैंने, तो वो यहाँ पर आ रहा है, ये छोड़ेंगे तो वापस यहाँ आ जाएगा। तो क्या कोई एक चक्कर चल रहा है? यही तो पर्यावरण है, यही तो जैवमंडल है, यही पर्यावरण है, यही जैवमंडल है। तो इस जैवमंडल में क्या है? जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक संबंध है। जैसे कि पानी के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते, इसका पानी वापस यहाँ मिल जाता है। तो ये एक साइकिल है, वो लगातार चलती रहती है, और लगातार कोई चीज़ चलती है और वापस अपने स्थान पर ही आ जाती है। इसे ही तो चक्र कहते हैं। पानी चाहे आप कितना भी पी लो, वापस कहाँ जाना है? समुद्र के अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? बादलों का पानी आया है ज़मीन पर, हमने काम में लिया, वापस मिट्टी में, मिट्टी से समुद्र में। इस प्रकार से पानी कभी ख़त्म होता है क्या? नहीं। तो पानी एक चक्र के रूप में, तो पानी कभी ख़त्म नहीं हो रहा। जितना 75% भाग पर पानी है उतना ही रहेगा, आज भी है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो क्या इसके अनुपात में कोई कमी आती है? नहीं। तो ये क्या है? नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधों से जंतु ले लेते हैं, जंतुओं से वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल से वापस ज़मीन में आ जाती है। तो इनका एक लगातार सर्किल है, वो चक्र चलता रहता है। तो इन्हीं चक्रों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे चक्कर जो जैविक और अजैविक घटक दोनों के बीच में चलते हैं, उन्हें हम जैविक चक्र कहते हैं। तो यही चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है, उसको बार बार पढ़ना है। जैव रासायनिक चक्रण, तो परिभाषा क्या दोगे? वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलने वाले चक्र जैव रासायनिक चक्र कहलाते हैं। तो समझ में आया जैव रासायनिक चक्र की परिभाषा? वातावरण के या जैवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलने वाले चक्र जो वायुमंडल या जैवमंडल को बनाए रखते हैं, उन्हें हम जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। कई प्रकार के होंगे, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, इस प्रकार से बहुत सारे चक्रों को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 14 9th क्लास के चैप्टर नंबर 14 का 10 पार्ट हमने बना लिया है। आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इस चैप्टर में जो मेन बात थी वो हमने पहले पढ़ी थी कि जंगलों को नहीं काटना है। तो अच्छे से इसका रिवीजन करिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।